रेंको याद करती है उस वक्त को जब वो पहली बार चिहिरो से मिली थी। वो बचपन से ही उसे प्यार करने लगी थी और चिहिरो को अपना प्रिंस मानने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते वो समझ चुकी थी कि वो एक डरपोक लड़का है जिसे केवल ज़ॉम्बीज़ पसंद है। रेंको के फैमिली का उनके यहाँ आना जाना लगा रहता था। आज भी रेंको के अंदर चिहिरो के प्रति प्यार तो है, लेकिन चिहिरो है जो कि समझता ही नहीं। एक दिन फूड डिलीवरी करके आते हुए रेंको चिहिरो को दीवार की तरफ ढकेलकर किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर चिहिरो का घबराया हुआ चेहरा देखकर वो उसे छोड़ देती है और यह कहकर कि किस मेरे लिए बहुत मायने रखता है, वो वहाँ से भाग जाती है। वो चिहिरो को खोना नहीं चाहती, पर चिहिरो का पूरा ध्यान तो रे पर ही लगा हुआ है। वह रे को ऑब्जर्वेशन कर इस बात को जान जाता है कि रे को ना तो नींद की जरूरत है और ना टॉयलेट जाने की। रे उसे शॉपिंग करने के लिए इंसिस्ट करती है। वो उसे वहाँ ले जाता है और यह भी जान जाता है कि ज़ॉम्बीज़ होने के बावजूद भी उसे शॉपिंग करना पसंद है। इधर रेंको पब्लिक बाथ में नहाते हुए सोचती है कि रे और चिहिरो एक ही कमरे में कैसे रहते होंगे। वह सोचकर काफी उदास हो जाती है। तभी मेरो और उसके दोस्त उसी बाथ हाउस में पहुंचते हैं। बातों बातों में रेंको उसे चिहिरो के बारे में पूछती है। मेरो बताती है कि चिहिरो रे को शॉपिंग करने के लिए ले गया है। यह सुनकर तो बेचारी रेंको और अधिक परेशान हो जाती है। उधर डैनी के लोग रे और चिहिरो का पीछा कर रहे हैं। वे रे को उठा ले जाने आए हैं। मॉल में शॉपिंग करके रे बहुत खुश है। वो हमेशा से इस तरह का जीवन चाहती थी। जब चिहिरो उनके लिए फूड लाने के लिए जाता है तभी डैनी के लोग रे के पास जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही यशुडा रे के पास चला जाता है और उसे मॉल से बाहर ले जाता है। मौका पाकर डैनी के लोग रे को उठा लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। चिहिरो यहाँ रे को ढूंढने लगता है। तभी उसे रे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह झट से बाहर उसकी तरफ जाता है और पाता है कि घबराहट में रे ने उन गुंडों को मार मार कर कचूमर बना दिया है। उसके बाद वो गुंडे अपने स्ट्रेटेजी में चेंज करते हैं और रे की बजाय चिहिरो को ही उठाकर भागने लगते हैं और उसे गाड़ी में डाल देते हैं और रे यह सब देखती रह जाती है। जब चिहिरो की आंखें खुलती है तब वह खुद को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है। तभी उस कमरे में आर्या पहुंचती है और रे के बारे में पूछने लगती है। आर्या की बातों से चिहिरो समझ जाता है कि वो रे को पसंद नहीं करती। चिहिरो पूछता है कि वो अपनी बेटी के बारे में इस तरह से बात क्यों कर रही है। इस पर आर्या कहती है कि वो रे की असली मां नहीं है, उसने रे को जन्म नहीं दिया है, वो डैनी की सेकंड वाइफ है। वह आगे कहती है कि वो पहले डैनी की नौकरानी थी। वास्तव में बहुत साल पहले सेंका फैमिली ने कई मेड्स के एक ग्रुप को अपने यहाँ इकट्ठा किया था ताकि डैनी उनमें से एक को अपनी वाइफ के रूप में चुन सके, लेकिन डैनी उनमें से किसी को नहीं चुनता। सभी को लगता है कि डैनी को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। इसे गलत साबित करने के लिए डैनी एक 15 साल की अपाहिज लड़की से शादी कर लेता है। उसके फैमिली इसके विरुद्ध है, लेकिन डैनी ने किसी की बात न सुनी और उनसे एक बच्चा भी हुआ जो कि रे थी। रे के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही डैनी की वाइफ की मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद वो बहुत उदास रहने लगता है। वो रे की माँ को बहुत अधिक प्यार करने लगा था। उसकी मृत्यु से वो बुरी तरह से टूट गया था। ऐसे वक्त में डैनी की देखभाल करने का कार्य आर्या को सौंपा गया। आर्या ने पूरी शिद्दत से डैनी को हील करने में उसकी मदद करने लगी। उसने अपने निरंतर कोशिशों से बेजान डैनी के अंदर जान भर दी, जिसको देखते हुए डैनी ने उससे शादी कर ली। लेकिन बाद में आर्या को पता चलता है कि डैनी का उससे शादी करना बस उसके एहसान का बदला चुकाने के अलावा और कुछ नहीं था। वो अभी भी अपनी पत्नी को उतना ही प्यार करता था और उसकी छवि अपनी बेटी में ढूंढता था। इसीलिए वो हर साल रे को नग्न करके उसकी बढ़ती शारीरिक ग्रोथ को देखता और अपने मन की प्यास को बुझाता था। इसके बाद आर्या चिहिरो के पास जाती है और अपने शरीर से चिहिरो को छूने लगती है। चिहिरो उसकी करतूतों को समझ जाता है और वह उससे दूर रहने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे केवल ज़ॉम्बीज़ लड़कियां ही पसंद है। आर्या यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और बेबस होकर रोने लगती है। तभी एक नौकरानी वहाँ आती है और चिहिरो को वहाँ से ले जाती है। उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया जाता है जहाँ रे की कई सारी तस्वीरें लगी थी। डैनी वहाँ आता है और चिहिरो को रे को वापस जिंदा करने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन वह उसे माफ नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसकी रे को उससे छीना है। डैनी एक फेंसिंग प्लेयर है और वह चिहिरो को कोई भी एक तलवार उठाकर उससे लड़ने को कहता है। जिसने भी बाजी मारी उस पर चिहिरो का हक होगा। इधर रे को पता चल जाता है कि वो डैनी के लोग ही थे जिन्होंने चिहिरो को किडनैप किया था। इसलिए वो चिहिरो को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। वो गुस्से से अपने मेट्स को ऑर्डर देती है कि उसे चिहिरो के पास ले जाए, लेकिन उसकी मेट्स उसे पकड़ लेती है और उसे एक कमरे में रस्सी से बांध देती है। वो रे से माफी मांगते हुए कहती है कि हम डैनी के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं
उसके बाद वो मेड्स रे के साथ खेलने लगती है। वो उसे अलग अलग तरीके के कपड़े लगाकर उसकी सुंदरता को निहारते हुए खुश होते हैं। वे बार बार ऐसा करने लगते हैं जिससे रे को चिढ़ होने लगती है और गुस्से से वो पूरा जोर लगाकर अपने बंधन को तोड़ देती है और वहाँ से निकल जाती है। इधर चिहिरो डेनी से कहता है कि यह अनफेयर है क्योंकि उसे यह खेल खेलना नहीं आता, लेकिन डेनी उसे कमजोर इंसान कहकर उकसाने लगता है और कहता है कि रे ने तुम जैसे कमजोर आदमी से क्यों प्यार किया होगा। यह सुनकर चिहिरो हंसने लगता है और कहता है क्योंकि तुम एक क्रीप इंसान हो। वह आगे कहता है कि कोई इंसान अपनी बेटी की नंगी तस्वीर कैसे ले सकता है, जिसे तुम प्यार कहते हो वो घटियापन के अलावा और कुछ नहीं है। डेनी इस सच्चाई को हजम नहीं कर पाता और गुस्से में आकर वो चिहिरो के अंदर तलवार घुसेड़ देता है। तभी रे वहाँ पहुँचती है। वो यह दृश्य देखकर घबरा जाती है। उसने खरगोश वाले कपड़े पहने थे। तलवार से शरीर के आर पार होने के बावजूद चिहिरो बनी ड्रेस में रे को देखकर बहुत उत्साहित हो जाता है और उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगता है। डेनी यह देखकर हैरान हो जाता है कि चिहिरो ऐसी स्थिति में भी खड़ा कैसे है। चिहिरो भी सोच में पड़ जाता है। तभी उसे याद आता है कि एक बार चिहिरो ने उसके घाव को ठीक करने के लिए उसे चाटा था। शायद इस वजह से वो इन्फेक्टेड होकर हाफ ज़ॉम्बी बन गया होगा, इसलिए उसे इस हमले का कोई असर नहीं हुआ। डेनी बेबस हो जाता है क्योंकि वह किसी भी तरह से खुद को चिहिरो से जीत नहीं पाता। आखिरकार डेनी अपनी हार स्वीकार कर लेता है और रे को सारे बंधनों से मुक्त कर देता है। डेनी जाते हुए चिहिरो से कहता है कि वो रे की मासूमियत का कभी फायदा न उठाए। अपने फादर के बंधन से मुक्त होने के बाद रे की जिम्मेदारी पूरी तरह चिहिरो पर है। वो इसे काफी सीरियसली लेता है और सोचता है कि वो चिहिरो की खुशी के लिए अपना पूरा जोर लगाएगा और उसके नष्ट होते हुए ज़ॉम्बी बॉडी की भी देखभाल करेगा। रे को फायर फेस्टिवल में जाने की इच्छा होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इस बार कैंसिल हो गया है। चिहिरो यह बात रेंको से शेयर करता है। रेंको सुझाव देती है कि क्यों ना हम खुद में ही एक मिनी फायरवर्क फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करें। चिहिरो को यह बात अच्छी लगती है। वो घर जाकर रे और मेरो को इस बारे में बताता है और कहता है कि रेंको ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। रे पहले तो खुश हो जाती है, पर रेंको का नाम सुनकर वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि रेंको भी चिहिरो से प्यार करती है। उसी दिन शाम को रेंको रे के लिए युकाटा, जो कि फेस्टिवल का एक ड्रेस है, वह लेकर आती है और उसे पहनाने में मदद करती है। रे रेंको से पूछती है कि क्या वो चिहिरो को पसंद करती है। रेंको बिना हिचक के कहती है हाँ। फिर रेंको वही सवाल रे से पूछती है, लेकिन रे उत्तर देने में हिचकिचाती है। रेंको सारी बात समझ जाती है। फिर वो उसे कहती है कि अपने जीवन के हर एक क्षण को खुशी से जियो। नॉर्मल लड़कियां ऐसा ही करती है। इसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। उस रात वे सभी साथ मिलकर आतिशबाजियों का आनंद लेते हैं। रे डिसाइड करती है कि वो फिर से स्कूल जाना शुरू करेगी और अपने लाइफ को नॉर्मल होकर जिएगी। अगले दिन चिहिरो और रे एक दूसरे के साथ अपने मन की बातें शेयर करने लगते हैं। रे के मन में चिहिरो के प्रति इतना अधिक प्यार उमड़ता है कि वो उसे एक जोरदार लिप किस कर देती है। चिहिरो भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता और वो भी रे के साथ आंतरिक रूप से जुड़ जाता है। और इसी के साथ एक ज़ॉम्बी गर्ल के प्यार की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हम भी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।